इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69, प्यार और सहकार भरे परिवार, डे 9। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को अंतस में धारण करते हुए, उनकी दिव्य प्रेम अमृत को पीते हुए, दिव्य देव्य स्वाध्याय जहाँ गुरुदेव हमें जगा रहे हैं और हर वर्ग को जगा रहे हैं। गुरुदेव स्त्री पुरुष से परे लेकर जा रहे हैं, मानव धर्म की ओर ले जा रहे हैं। और मानव धर्म की ओर ले जाते हुए ये बता रहे हैं, भाई मैं सबसे प्यार करता हूँ, मैं बायस्ड नहीं हूँ। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है मेरा कि मैं लड़की से ज्यादा प्यार करता हूँ और लड़कों से कम प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तो हर उस इंसान से प्यार करता हूँ जिसके अंदर मानवता बसी हुई है। मैं हर उस देह से प्यार करता हूँ जो भगवान का काम करने के लिए तैयार है। मैं हर उस इंसान से प्यार करता हूँ जो स्वार्थ से परे है, जो कर्तव्यों की बात करता है, अधिकारों की बात नहीं करता, जो प्रेम की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, सहकार की बात करता है, सेवा की बात करता है, तप की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, संयम की बात करता है। मैं हर उस वर्ग से, हर उस इंसान से प्रेम करता हूँ। फिर वो क्वालिटीज चाहे पुरुष देह में हो चाहे नारी देह में हो, इसका अंतर नहीं है। पर अब गुरुदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग है, इसलिए गुरुदेव पुरुषों को समझा रहे हैं। पुरुषों को समझा रहे हैं मतलब गुरुदेव अपने बेटों को समझा रहे हैं। गुरुदेव सबको अपना संतान मानते हैं। हमारे ऋषि, हमारे संत सबको अपना संतान मानते हैं। तो ये देह केवल एक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन मैं सारे भाइयों से यही कह रही हूँ कि आप ये देखिए कि वो ईश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। एक पिता ही अपने पुत्र को ऐसे समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता। तो गुरुदेव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि बेटा, अगर तुमने अपने घर में जो लक्ष्मी माता बैठी है, जो संतोषी माता तुम्हारी बीवी के रूप में बैठी है, तुम्हारी संतान के रूप में बैठी है, अगर तुमने उनका सम्मान नहीं किया तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता। पुरुष वर्ग के बीच में क्या हो जाता है, जो पुरुष होते हैं ना, फीमेल की एनर्जी क्या होती है, फीमेल इतनी संवेदनशील इसलिए होती है कि फीमेल्स को सखियां मिल जाती है, सहेलियां मिल जाती है, और वो अपना इमोशन वैक्यूम, इमोशनल बात किसी से कह देती है। और उस कहने में मोस्टली जब तक गुरुदेव को जानो, संतों को जानो और समझो, उसके पहले तक हम बुराई कर रहे होते। फोन उठाया, एक को पकड़ा और उसकी बुराइयां, और भर भर के बुराइयां। और उसमें पति तो कितना बड़ा सब्जेक्ट है ना बुराई का। कोई तो हो जिससे कह सके। तो फीमेल्स वेंट आउट करती रहती है दिन भर में, इतना बढ़िया टॉपिक है पति, बस बोलो पति, और एक बुराइयों का ऐसे निकल कर आएगा। और फिर वही पति पर समर्पित भी है, दिन भर उसी के लिए मरती है। भाई जिसकी तुम इतनी बुराई कर रहे हो, दोस्तों में, सहेलियों में, सखियों में, फिर कहाँ है उसके लिए मरी चली जा रही हो, कहाँ है उसके लिए सब कुछ अर्पण समर्पण करने को तैयार हो। तुम खुद ही नहीं जान रही, खुद ही नहीं जान रही कि हम क्या कर रहे हैं। पर आज हम भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। भाइयों की समस्या ये है कि उनके पास कोई है ही नहीं कि वो किससे कहें, क्योंकि पत्नी डिमांडिंग है और नारियां डिमांडिंग होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुरा मत मानना, बहनों से कह रही हूँ, बुरा मत मानना, डिमांडिंग होती हैं। कभी लिपस्टिक चाहिए, कभी बिंदी चाहिए, कभी ज्वेलरी चाहिए, कभी साड़ी चाहिए, कभी बच्चों की डिमांड, कभी घर की डिमांड, कभी ये डिमांड, कभी वो डिमांड, एन नंबर ऑफ। और फिर उसके बाद कहती है मेरी भावनाओं को तो कोई समझता नहीं। ये ऑन द टॉप ऑफ दैट और मजेदार, सब कुछ है, फिर मेरे इमोशंस को तो कोई समझता ही नहीं है, मुझे तो कोई समझने वाला ही नहीं है, पूरे दिन खट्टे पट्टे मर गई। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन पुरुषों की दिक्कत क्या है, भाइयों की समस्या क्या है? भाई किससे कहें? पत्नी तो पहली डिमांड रख रही है, तो वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। वहां तो आप क्या ही कहोगे। जब वो अपने दोस्तों में कहते हैं तो दोस्त कहते हैं ये लड़की के जैसे रो रहा है, इसे कोई समझ ही नहीं है, इसे कोई अकल ही नहीं है। ले, ऐसा होता है क्या? और फिर उनका जो वैक्यूम है वो गलत संगति के साथ बर्स्ट हो जाता है व्यसनों के रूप में। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वैश्यावृत्ति, व्यभिचार, ये सारी जो एनर्जीज आ रही हैं, ये उस वैक्यूम के चलते आ रही है जो बचपन का है। यकीन मानिए, जन्म 2 3 4 5 7 8 साल की एज का वैक्यूम ब्लास्ट हो जाता है, और फिर वही वैक्यूम गुस्सा, एब्यूजिव लैंग्वेज और मार पिटाई के रूप में निकल कर आता है। फीमेल्स का नहीं आता, क्योंकि वो तो रोज का रोज हल्का कर रही है ना, रोज का रोज बुराई कर तो रही है। एक फोन उठाया और 100 बात, और मन खाली, और फिर अगले दिन फिर चालू। तो उनको गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन आप किसी ऐसी फीमेल से मिल लीजिए जिसके पास कोई फ्रेंड नहीं है, क्या तो लड़के गाली देती होंगी जो वो लड़की गाली देगी। आप चले जाइए यार, आज की डेट में कॉर्पोरेट्स में लड़कियां ज्यादा ड्रिंक कर रही हैं, लड़कियां ज्यादा स्मोक कर रही हैं, लड़कियां ज्यादा गालियां दे रही हैं, खुद ऐसी गालियां दे रही हैं जिसमें वो अपना ही अपमान कर रही है। माँ की बहन की गालियां तो ऐसे जैसे प्रसाद बंटता है। भाई समझ ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, शब्द ही नहीं है, हर गाली में अपना ही अपमान कर रही है। नारी नारी की दुश्मन हुई पड़ी है, और इसलिए सारे कलेश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष केवल पुरुषों का है, नहीं। हमने उनका वैक्यूम नहीं समझा। कभी अपने पार्टनर के साथ बैठिए और उनसे उनका पूरा बचपन पूछिए, और पूछिए कि आपकी भावनाओं को कब कब एड्रेस किया गया। तो आपको पता चलेगा। घर की जिम्मेदारी, सब्जी लानी है, अरे ये बहन है ये जाएगी क्या, तू जाना लेकर आ। कोई काम है, अरे ये लड़की है ये करेगी, तू करना। हर काम लड़का, तू करना तू करना तू करना। अगर लड़के को लाड प्यार ज्यादा मिला तो उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ भी ज्यादा डाला गया, हमेशा ज्यादा डाला गया। लड़के को बताया गया कमाना है, बड़े होकर कैसे परिवार चलाएगा, हमको भी देखना है, परिवार को भी देखना है, इसको भी देखना है। लड़की से कहा गया चूल्हा चौका करना है बस।
कहा तो दोनों से ही जा रहा है, और दोनों से ही उनके मन की बात नहीं कही जा रही। ना लड़के को वो सुनना अच्छा लग रहा था 5 साल 10 साल की एज में, अरे कंधा सारा कंधों का मतलब सारा भार मेरे कंधों पे है, और ना लड़की को वो सुनना अच्छा लग रहा था चूल्हा चौका करना अगले घर जाकर, कैसे करेगी। तो माता पिता को यही नहीं पता कि वो ट्रीटमेंट क्या दे रहे, और हम एक माता पिता है, और वो जो ट्रीटमेंट हम लोगों को बचपन में मिला उसके चलते आज हम जो बन गए सो बन गए। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने। अपने अंदर की कमियों की लिस्ट लिखकर भेज देख लेना। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा हमारी संतान हमारा वर्जन बन जाए नंबर 2, नॉट इवन 1। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसे मत बनना, हम में बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आपसे कह दिया जाए आपकी संतान आपका रेप्लिकेटा बनेगी, एकदम डिट्टो आप ही बनोगे, तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि आप क्या क्या ऐसा करते हो जो ना करने योग्य है। एक शराबी पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसकी संतान शराबी हो, और वो हमेशा अपने बच्चे से कहेगा बेटा ये मैं बहुत गलत काम करता हूं तो बिल्कुल मत करना, बेटा ये बहुत गलत काम करता हूं तो बिल्कुल मत करना। पर वो ये नहीं समझ रहा कि बच्चे देखते हैं सुनते नहीं है। बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनते नहीं, सुनकर नहीं सीखते। जैसे आपने देखकर सीखा, हमने भी तो देखकर सीखा। हम कौन सा बचपन से शराबी पैदा हुए थे, व्यसनी पैदा हुए थे? कौन होता है? बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा पैदा होती है। कहाँ से आया ये व्यसन? कहाँ से आई गाली गलौज? कहाँ से आए बुराई करने का संस्कार? लड़की देख रही है, मम्मी मम्मी फोन उठाती है और फोन पे मामी नानी चाची से क्या बातें, मजेदार बातें करती है, उनने सुन लिया। और वही टीचर टीचर खेल रहा है कभी बचपन में। हर कोई, लड़कियों को टीचर टीचर खेलना अलाउड है। बायस्ड देखिए हम कितने हैं। लड़की मम्मी की साड़ी पहनकर हाथ में एक स्केल लेकर पिलो को सामने रखकर अपने इमोशन एक्सप्रेस करती है, टीचर टीचर खेलती है। लड़कियों का इमोशनल ब्लास्टिंग है ये। बच्चे को लड़कियों को मौका मिलता है, और फिर जब वो इमोशंस होते हैं ना, वो बच्चों पर सट सट तकिए रूपी बच्चों पर पटापट पटापट मारती है। वायलेंस तो बच्ची ने भी कर दी, दिखी नहीं। लड़का अगर टीचर टीचर खेलने साड़ी पहनकर, तो माँ लड़के को धपिया देगी, तू पगला गया है क्या, साड़ी लपेट कर लड़कियों के जैसे घूम रहा है। अरे भैया दिक्कत क्या थी तुम्हारी? 5 साल का बच्चा है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, तकिए को मारकर भड़ास निकल जाएगी, तुमको तो 2 हाथ लगा नहीं सकता। मन तो उसका ये करता है माता पिता का मुंह तोड़ दूं, कर नहीं सकता बेचारा। 5-7 साल का है, कैसे तोड़ दे। कभी कभी बच्चे देखे बहुत मारते हैं मम्मी पापा को, बहुत मारते हैं मम्मी पापा को, काट लेते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन होता है उनका। और जब वो गेम खेलने गया कि यार मेरी बहन ने तो बढ़िया किया, साड़ी लपेटी, स्केल उठा, दे दनादन तकियों पे निकाल दी साड़ी भड़स। वो इमेजिन कर रही होती है तकिया टीचर नंबर 1, एक तकिया मम्मी, एक तकिया दादा, एक तकिया दादी, एक तकिया नाना, एक तकिया नानी, और दे दनादन मार रही होती है, किसे पता, लेकिन खाली कर रही होती है अपने आप। तो लड़कों को वो स्पेस क्यों नहीं है बचपन में? देते ही नहीं हम स्पेस। माता पिता आके बजा डालते, ये कोई खेल है, जा बाहर जाकर खेल क्या, लड़कों के साथ खेल करा, इधर जाकर खेल करा। और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट का क्या, उसका ध्यान कौन रखेगा? उसका ध्यान हम रख ही नहीं रहे। तो ये आयरनी है, और इसको ठीक करना अभी जरूरी है। अरे अगर आपका बच्चा साड़ी पहनकर टीचर टीचर खेल रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? उसको बोल दो ले ऐनक लगा ले, मास्टर बन जा, देखो मास्टर जी वाले कपड़े ला दो, उसके साथ खेल लो, और कभी उसका स्टूडेंट बनकर देखो, और फिर देखो कैसी बढ़ास निकालेगा। कभी बच्चों के साथ टीचर टीचर खेलकर देखना, और उनका स्टूडेंट बन जाना। अब हम तुम्हारे स्टूडेंट, और तुम हमारी मैडम, तुम हमारे सर, और आपको पता चल जाएगा आपका बच्चा आपके बारे में क्या सोचता है। बस सरल होता है ना, सरल मन से सब कुछ निकल कर आएगा। स्कूल का माहौल भी पता चल जाएगा कि स्कूल में क्या चल रहा है। अगर बच्चे ने बहुत प्यार से किया, सब कुछ हैंडल विद केयर किया, एकदम बहुत ही अनोखे ढंग से बहुत प्रेम से समझाया, तो समझ लेना स्कूल में भी सब कुछ ठीक है, घर में भी सब कुछ ठीक है। नहीं तो एक और एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। अपने घर में, अगर आपके घर में 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं या जैसी व्यवस्था है, अपने घर में जोन बना लीजिए। ठीक है, अपने बच्चे को बचपन से समझाइए कि बेटा घर का एक जोन रेड जोन है, एक जोन येलो जोन है, और एक जोन ग्रीन जोन है। ठीक है, छोटे से ही 1 साल की एज से। और ये खुद करिए, जब तुम स्कूल से आओ, बाहर से आओ, या घर में कुछ हो जाए, जब तुमको बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत, और तुम अपनी बात कह ना पा रहे हो, तो तुम रेड जोन में जाके खड़े हो जाना। हमें पता चल जाएगा कि तुम बहुत परेशान हो, तुमको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जब तुम बहुत उदास हो, बहुत दुखी हो, तुम्हारा बहुत रोने का मन कर रहा हो, ऐसा हो कि बस मैं क्या करूं, मुझे बहुत रोना है, तो तुम येलो जोन में जाकर खड़े हो जाना। और जब तुम बहुत हैप्पी हो, फ्लरिश हो, आनंद की अवस्था में हो, तो तुम ग्रीन जोन में जाकर खड़े हो जाना। और यही हम करेंगे। अपनी पूरी फैमिली को बता दीजिए, अपने हस्बैंड वाइफ आपस में ये एक्सपेरिमेंट 1 महीना कर लीजिए। जहां कहा नहीं जा रहा वहां ये अभिव्यक्ति रास्ता दे देगी। अब आप सोचकर देखो, आपके घर में ये रूल है, आपके हस्बैंड ऑफिस से आए और आते के साथ ही सीधा रेड जोन में जाकर बैठ गए, तो वाइफ कोई डिमांड नहीं रख पाएगी, अरे बाप रे आज तो बहुत गुस्सा आया हुआ है, रेड जोन में बैठे मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अब तो मुझे प्रार्थना करनी है इनके लिए, और फिर धीरे से पूछना है कि कहीं गुस्सा मुझ पे ना निकल जाए। डर तो है ही, लेकिन वो जो आते के साथ ही बम्बार्डमेंट शुरू होती है ना, बच्चों ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो स्टॉप हो जाएगी। दिस विल क्रिएट अ मैजिक। आपके हस्बैंड आए ऑफिस से, ग्रीन जोन में बैठ गए, तो आपको पता है आज तो मूड बहुत बढ़िया, आज तो बेटा मांगो जो मांगना है, लॉटरी का टिकट है आज तो। ठीक है, लड़कियां भी ऑफिस जाती हैं, वाइफ्स भी जाती हैं। आप ऑफिस से लौट कर आए
और आप येलो जोन में बैठे हैं, आपका बच्चा आपके पास नहीं आएगा, आज तो मम्मी उदास है, मम्मा चाय बना के दूं क्या, मम्मा पानी पियोगे क्या, मम्मा सैड हो, क्योंकि आप बचपन से बता रहे हैं। आप ये प्रैक्टिस केवल 40 दिन फॉलो कर लीजिए, वॉट एवर द एज। और अगर किन्हीं के बच्चे छोटे हैं तो उनका लॉटरी का टिकट है, आप देख लोगे कि इमोशनल एड्रेसिंग आसान हो गई, क्योंकि कहने से पहले पता है कि स्थिति क्या है सामने वाली। एंड दिस विल क्रिएट अ मैजिक, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ही भावनाओं की है, सारा खेल ही है कि हम भावनाएं एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार अगर हमने एक दूसरे की भावनाएं एड्रेस कर ली तो प्रेम और परिवार, सहकार, धैर्य अपने आप आ गया। तो गुरुदेव के शब्दों में इसको पढ़ते हैं, सच्ची मित्र आपकी पत्नी ही है। मित्रों, आप आसमान पर चलना बंद कर दीजिए और जमीन पर चलना शुरू कीजिए। देखो, पहले गुरुदेव ने अपने सारे बेटों को, अपने सारे पुत्रों को बहुत सारा प्यार दिया, और अब गुरुदेव समझा रहे हैं अपने बेटों को। क्या कह रहे हैं? आसमान पर मत उड़ो, जमीन पर चलो। आपकी सच्ची मित्र अपनी पत्नी को संस्कारवान बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वो आपकी सच्ची मित्र है। उसे ऊंचा उठाइए, अपनी पत्नी को ऊंचा उठाइए। इसका क्या अर्थ है? आपकी पत्नी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको प्रेरित कीजिए पढ़ने लिखने के लिए। अगर आपकी पत्नी नौकरी नहीं कर रही है, स्वावलंबन नहीं कर रही है, तो उसको क्या स्वावलंबन हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से, उसके लिए समझाइए। आपकी पत्नी को शिक्षा और विद्या का महत्व समझाइए, और आपकी पत्नी को भावनाओं के स्तर पर ऊंचा उठाइए। आज की डेट में बहुत जो नारियां इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, 12th के बाद शादी हो गई, 9th के बाद शादी हो गई, और ससुराल जाके वो पढ़ाई अधूरी रह जाती है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को ऊंचा उठाइए, राम भरत की तरह रहिए, अपनी बीवी की मोहब्बत को देखिए। हमने बीवी में से धर्म पत्नी को पैदा किया। औरत कामनी नहीं, वह धर्म पत्नी है। अपनी वासनाओं को कंट्रोल कीजिए। देखो, अगर हम एनर्जी ऑफ लस्ट की बात करें तो बिल्कुल खुले शब्दों में बता रही हूँ ये बात। होता क्या है, फीमेल सेंसिटिव होती हैं, और मेल्स मानते हैं कि दिस इज ये जो एनर्जी ऑफ लव है, ये जो है रिक्वायरमेंट है। लेकिन फीमेल्स को पहले इमोशनल एड्रेसिंग चाहिए होती है, तब वो कहीं ना कहीं लस्ट एनर्जी में या प्रेम के उस भाव में इन्वॉल्व हो सकती है। और मेल कहता है कि ये स्ट्रेस रिलीविंग एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने वही जिया है, वही जाना है। बट यकीन कीजिए, ये कोई भी एनर्जी नहीं है, ये पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, ये दिव्यता है, ये एक शक्ति है, और इस शक्ति को संभाल कर रखना है, और इस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। अगर हम अपने आप को केवल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमने केवल लस्ट तक सीमित कर दिया है ना, और वाइफ्स की अप्रोच भी ये होती है, कितना भी झगड़ा हो जाए रात को मना लूंगी। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। रात को कैसे मना लोगे यार तुम? केवल तुम रात को तुम एक रात साथ गुजार के मना लोगे, और जो तुमने भावनाओं को तोड़ दिया और जो तुम्हारी भावनाएं टूटी, वो कैसे एड्रेस होंगी? नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू द थिंग्स। ये एक बहुत दिव्य भाव है। जब दिल मिलते हैं, फिर दिमाग मिलता है, उसके बाद ये एनर्जी ऑटोमेटिक जगह लेती है। इट इज ऑटोमेटिक, राइट? इसको प्लान नहीं करना पड़ता, ये होती है। पर अभी क्या चल रहा है, दिल दिमाग तो मिले नहीं और शरीर मिल गए, और इसीलिए एक्सीडेंटल बच्चे आ रहे हैं। और क्यों? ये हमारी रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल नीड को पूरा करना है। नहीं, आप इसलिए शादी मत कीजिए। गुरुदेव ने कहा था रबड़ के गुड्डे ले आओ, इसलिए शादी मत करो। रबड़ की गुड़िया ले आओ, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर शादी के पीछे का मूल भाव ही फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, तो दिस इज नॉट द राइट एनर्जी ऑफ गेटिंग मैरिड, दिस इज नॉट अ राइट इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिज, बी इट मेल बी इट फीमेल। और ये बात ओपनली रखनी बहुत जरूरी है। अगर हमने इस बात को ओपनली नहीं कर रखा तो हमारी संतानें खराब होती चली जाएंगी, वो इस एनर्जी में माइनस होती चली जाएंगी। कलयुग में 70% कलयुग लस्ट के कारण है। तो यहाँ पर गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि अगर हमने औरत को केवल भोग्या माना और ये सोचा कि इसने दिन भर में जो भी किया हो, रात को मेरा स्ट्रेस रिलीफ तभी होगा जब शी विल सपोर्ट मी, तो इट इज नॉट राइट। बट एट द सेम टाइम फीमेल एनर्जी क्या होती है? फीमेल एनर्जी थोड़ी सेंसिटिव होती है, और पुरुष के इस बिहेवियर की वजह से वो अपने भीतर की वासना को देख ही नहीं पाती, और कह देती है क्या करे, हमारे पति नहीं मानते। अरे इतनी सती सावित्री कोई नहीं है कि पति नहीं मानते। अपने भीतर उतर कर देख लो, भाव तुम्हारे पास भी है। तुम्हारा पति अगर रोज तुमको बहुत प्रेम दे, बहुत मन से रखे, जत्नों से रखे, बहुत साज श्रृंगार, मतलब एक इमेजिनिक, एक काल्पनिक दुनिया में रखे, तो आपका रोज मन कर जाएगा। अब आप क्या कहोगी? अब अपना मन कर रहा है, अब क्या कहोगी? हम अपने मन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। नॉर्मली फीमेल्स ये कह देती है हमारे को तो फीलिंग ही नहीं है, बस क्या करें, अब हस्बैंड के लिए समर्पण करना पड़ता है। नो, दिस इज नॉट राइट। आप अपने आप से झूठ मत बोलो, ये एक एनर्जी है जो हम सभी में है। तो वाई टू डिनाई दिस, वाई टू डिनाई दिस? जब तक स्वीकार नहीं करेंगे इसको, ऊपर इससे ऊपर कैसे उठेंगे? इसको मारना नहीं है, पावर ऑफ क्रिएटिविटी है भाई, बहुत दिव्य शक्ति है, बहुत दिव्य एनर्जी है। एक संतान को, ब्रह्मांड को जन्म देने की शक्ति है, और यही शक्ति जब हृदय चक्र पर आ जाती है
तो मैजिक कर देती है, वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा पर ले जाती है। यही शक्ति जब आज्ञा चक्र पर आ जाती है तो प्रज्ञा और विवेक का जागरण कर देती है, और इससे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को सपोर्ट करना और नियमित प्राणायाम करना। आप लगातार 6 महीने प्राणाकर्षण प्राणायाम कर लीजिए, इस भाव से कि मेरे भीतर की समस्त वासना उपासना में बदल रही, ये एक ऊर्जा। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव की आवाज लगाइए, गायत्री मंत्र कीजिए और देखिए, अपना कमर सीधी कीजिए, अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए और देखिए कि गायत्री मंत्र की तेज एनर्जी, मतलब बहुत तेज प्रकाश गायत्री मंत्र का प्रेशर के साथ आपके रूट चक्र मूलाधार चक्र पर आया, और जैसे ही आपने सांस खींची वो प्रकाश तीव्रता से ऊपर उठा और आपके हृदय चक्र में आकर उसने एनर्जी को स्थित किया। और जब आपने सांस छोड़ी तो आपने भाव किया कि अब जो भी मेरे लिए अनावश्यक है वो गुरु चरणों में अर्पित समर्पित हो गया। आप इस भाव से केवल 15 मिनट रोज प्राणायाम कीजिए, आप अंतर देख लेंगे। आपका थकान कम हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल्स हाई हो जाएंगे, मुस्कुराने लगेंगे, गायत्री माँ ईश्वर पर चिंतन रहेगा। सारी वासनाएं, वासना केवल शारीरिक नहीं होती, ओवर ईटिंग भी एक वासना है, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा करना एक वासना है। हर चीज जब बैलेंस से बाहर जाती है तो वो एक व्यसन है, वो एक वासना है। हम इस एनर्जी से मुक्त हो जाएंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि औरत को उसका दर्जा दो, उसको धर्मपत्नी मानो, उसे कामनी कंचन मत मानो, उसे अपनी सहयोगी आत्मा मानो, उसे अपनी साथी मानो। और हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, काम वासना पर लानत है। हम दोनों का समर्पण प्यार अद्वितीय है। हम एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, एक दूसरे को देखकर हमारे चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं। औरत सब अच्छी होती है, आपने सभी तरह से उसे समझा भी है। देखो गुरुदेव एक तरह की अफर्मेशन दे रहे हैं कि आप एक फ्रेंड बन जाओ और आप बार बार अपने आप से, दोनों साथ में हस्बैंड वाइफ बैठकर दोहराएं, हम दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत बातचीत करते हैं, हम दोनों का प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति बहुत अद्वितीय है, दिव्य है। हम एक दूसरे के लिए ही जीवन जीते हैं, एक दूसरे को देखकर हमारे चेहरे खिल उठते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। कितने प्यारे अफर्मेशंस गुरुदेव दे रहे हैं कि इस भावना के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। तो आज के बाद आज का स्वाध्याय यही, गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। और कोई भूल चूक हुई तो उसके लिए क्षमा, लेकिन आई एम सो ओपन टू दीज टॉक्स, और मुझे लगता है ये बात करना अब बहुत जरूरी है। अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो जहां पर नींव में गड़बड़ है ना, उस नींव को ठीक करना जरूरी है। और ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है जिसने हमारे समाज को गड़बड़ कर रखा है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत आभार, और इदम श्री सद्गुरुवे नमः के साथ सभी को ढेर सारा प्यार। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।